दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बिटर मेडिसिन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? BITTER, बिटर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कड़वा, और मेडिसिन का मतलब दवाई। द बिटर मेडिसिन क्या मतलब हुआ? कड़वी दवाई। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ मैन हु मैरिड टू वीमेन। क्या मतलब हुआ? वंस देयर लिव्ड अ मैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIV, लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ मैन, एक बार एक आदमी रहता था। हु मैरिड टू वीमेन। दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हु का इस्तेमाल रेफरेंस देने के लिए किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? और मैरी का मतलब होता है विवाह करना, शादी करना, सेकंड फॉर्म है मैरिड। और दोस्तों, यहाँ देखिए आप WOMEN, इसे हम वीमेन पढ़ेंगे। और यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना आपको चाहूँगा, जब महिला एक होगी तो उसके लिए जो स्पेलिंग होगी वो होगी WOMAN, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो होगी वुमेन। और जब ये एक से ज़्यादा होंगी, मतलब कि ये प्लूरल होगा, तब WOMEN होगा, और जिसे हम वीमेन पढ़ेंगे। तो इसको हमें क्या पढ़ना है? वीमेन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस देयर लिव्ड अ मैन हु मैरिड टू वीमेन, मतलब एक बार एक आदमी रहता था जिसने 2 शादियाँ की थीं। आगे देखिए, द सेकेंड वाइफ वॉज ऑलवेज जेलस ऑफ द फर्स्ट वाइफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जेलस का मतलब होता है किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, या कह सकते हैं इसको जलन करना, उसे जेलस कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द सेकेंड वाइफ वॉज ऑलवेज जेलस। क्या अर्थ हुआ कि जो सेकेंड वाइफ थी, मतलब जो दूसरी पत्नी थी, वो हमेशा ईर्ष्या करती थी। किससे करती थी? ऑफ द फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दूसरी पत्नी हमेशा पहली पत्नी से ईर्ष्या करती थी। वन डे द फर्स्ट वाइफ फेल इल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैं आपको बताऊँगा, आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, ILL, इल का मतलब होता है बीमार, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में प्रयोग करेंगे तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं, वह बीमार है, ही इज़ इल, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल। तो जब आप इसको एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि यदि आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो FALL फॉल, देखिए आमतौर पर क्या होता है, FALL फॉल का मतलब होता है गिरना और सेकंड फॉर्म है फैल, FALL। लेकिन FALL फॉल के साथ जब हम इल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, बीमार पड़ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए,
FALL फॉल इल का मतलब होता है बीमार होना। फॉल इल की जगह फॉल सिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिक का मतलब भी बीमार होता है, जो कि एडजेक्टिव है। तो फॉल इल का मतलब हुआ बीमार होना, और ये जैसा मैंने आपको बताया ये एडजेक्टिव है। इल जो है एडजेक्टिव है, तो इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में फॉल का प्रयोग किया गया है। तो फॉल इल मतलब बीमार पड़ना, और सेकंड फॉर्म है फेल इल। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एक दिन, द फर्स्ट वाइफ फेल इल मतलब एक दिन पहली पत्नी बीमार पड़ गई। आगे देखिए, द सेकेंड वन फेल्ट वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट शी वुड नाउ गेट रिड ऑफ हर। क्या मतलब हुआ? द सेकेंड वन फेल्ट वेरी हैप्पी। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FEEL फील का मतलब होता है महसूस करना, और फील हैप्पी मतलब खुशी महसूस करना, खुश होना, और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है फेल्ट हैप्पी। और दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह से वाक्य को बनाया गया है, क्योंकि जो हैप्पी है HAPPY हैप्पी एडजेक्टिव है, तो इसको वर्ब बनाने के लिए फील का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? द सेकंड वन फेल्ट वेरी हैप्पी मतलब जो दूसरी वाली को बहुत खुशी हुई, थिंकिंग ये सोच कर, दैट की शी वुड नाउ गेट रिड ऑफ हर। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से पीछा छुड़ाना। और आप इसको किस तरह से वाक्य को यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं, मैं उससे पीछा छुड़ाऊंगा, आई विल गेट रिड ऑफ हिम, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द सेकेंड वन फेल्ट वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट शी वुड नाउ गेट रिड ऑफ हर, की दूसरी वाली को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मतलब कि बहुत खुश हुई ये सोच कर कि अब उससे पीछा छूट जाएगा। चलिए आगे देखिए, शी वेंट to the river bank and brought some bitter roots thinking them to be poison। क्या मतलब हुआ? she went to the river bank। दोस्तों ये भी past indefinite का वाक्य है। go का मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है went। और दोस्तों river bank, देखिए river का मतलब होता है नदी, और आमतौर पर बैंक का मतलब तो आप जानते हैं, बैंक का मतलब होता है जहाँ पर हम पैसे वगैरह जमा करते हैं, जो आमतौर पर जो आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दो शब्द मिलकर भी एक अलग शब्द को, एक अलग वर्ड को जन्म दे देते हैं। तो रिवर बैंक, देखिए अगर आप इसको अलग अलग देखेंगे, रिवर का मतलब नदी, और बैंक का मतलब ऑलरेडी बैंक जहाँ पे हम लोग पैसे जमा करते हैं। लेकिन जब ये साथ आएगा तो रिवर बैंक का मतलब हो जाएगा नदी का किनारा। तो नदी के किनारे को रिवर बैंक कहा जाता है, आप इसको नोट जरूर कर लें। तो क्या अर्थ हुआ? शी वेंट टू द रिवर बैंक, वह नदी के किनारे पर गई, एंड ब्रॉट, और दोस्तों BRING ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, आप इसे नोट कर लीजिए BROUGHT, एंड ब्रॉट, और वो लाई सम थोड़ी बिटर रूट्स, बिटर मतलब कड़वी और रूट का मतलब जड़ें, बिटर रूट्स मतलब कुछ कड़वी जड़ें लाई, थिंकिंग दैम उनको मानते हुए, टू बी पॉइजन उनको जहर मानते हुए, और दोस्तों POISON पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि शी वेंट टू द रिवर बैंक एंड ब्रॉट सम बिटर रूट्स थिंकिंग दैम टू बी पॉइजन, वह नदी के किनारे पर गई और कुछ कड़वी रूट्स जो थी, रूट्स का मतलब होता है जड़ें, कुछ कड़वी जड़ें लाई, उन्हें जहर समझते हुए, थिंकिंग का मतलब है किसी चीज़ को मानना समझना। तो उनको तो आपको इस बात का समझ में आई गई होगी ये बात कि जो दूसरी वाली जो पत्नी थी वो जो है नदी के किनारे पर गई, और वो जो कुछ जड़ें थी वो वहाँ से ले आई, और उसे ऐसा लगा कि ये जो है वो पॉइजन है, जहर है। देन फिर शी मेड द फर्स्ट वाइफ ईट दैम। दोस्तों देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मिला है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो वाक्य है ये कॉजेटिव वाक्य है। यदि आप लोग ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर अगर आपने सीखी होगी तो आपने ज़रूर इस शब्द को सुना होगा। कॉजेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया को करवाए। इस तरह के वाक्यों को कॉजेटिव कहा जाता है, जहाँ पर मुख्यतः मेक का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और यदि वाक्य पास्ट में होगा तो मेक की जगह मेड का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? देन फिर शी मेड द फर्स्ट वाइफ ईट दैम, फिर उसने पहली पत्नी से वो खिलवाया। तो इस चीज़ को आप समझ में आ ही गया होगा कि वो जो थी जो कड़वी जड़ों को लेकर आई और उसने फिर फिर उसने पहली पत्नी को वो खिलवा दिया। बट लेकिन हर इल विल रिमेन्ड अनफुलफिल्ड
एज द फर्स्ट वाइफ रिकवर्ड इन अ कपल ऑफ डेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब जो मैं बताने वाला हूँ आप इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी इस चीज़ को मिस करा तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है या इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए पिछले पेज पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ। पिछले पेज पर था बट लेकिन हर इल विल। देखिए अब जो इल है, इल विल का मतलब पहले आप नोट कर लीजिए। इल विल का मतलब होता है बैर या फिर बुरी भावना। मतलब यदि हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई शत्रुता हो, किसी तरह का कोई द्वेष का भाव हो, तो उसको इल विल कहा जाता है। तो इल विल का मतलब क्या हो गया? एक दुर्भावना भी कह सकते हैं इसको, बुरी मंशा कह सकते हैं इसको। तो क्या अर्थ हुआ? लेकिन जो उसकी ये जो बुरी भावना थी, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। देखिए यहाँ रिमेन का यूज़ किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। रिमेन का मतलब होता है किसी विशेष अवस्था में बने रहना। तो हम इसको कैसे वाक्य में यूज़ करेंगे? जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष अवस्था में बना रहा, तो ऐसे स्थानों पर रिमेन का यूज़ किया जाएगा। और यदि वो पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। अनफुलफिल्ड का मतलब होता है जो कि पूरा ना हो। ये एडजेक्टिव है जिसे अधूरा भी कह सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? हर इल विल रिमेन अनफुलफिल्ड मतलब जो उसकी दुर्भावना थी वो अनफुलफिल्ड मतलब अधूरी रह गई। एज जैसे कि द फर्स्ट वाइफ मतलब जो पहली पत्नी थी, रिकवर्ड। रिकवर का मतलब होता है उबर जाना, किसी बीमारी से उबर जाना। जो उसकी पहली पत्नी थी वो उबर गई इन अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कहानी को आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ देखा हमने, जैसा हमने देखा कि एक व्यक्ति की 2 पत्नियाँ थीं और जो दूसरी पत्नी थी वो पहली वाली पत्नी से को पसंद नहीं करती थी, उससे वो जलती थी। और जब पहली पत्नी बीमार हो गई तो जो दूसरी पत्नी थी वो नदी पर गई और कुछ इस तरह की जड़ें लेकर आ गई, कड़वी, जिसे उसको लगा कि ये जहर है और वो उसने पहली वाली पत्नी को दे दिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि उसकी जो ये इच्छा थी उसको नुकसान पहुंचाने की, वो अधूरी ही रह गई, क्योंकि जो पहली पत्नी थी वो उस कुछ ही दिनों में मतलब कि उबर गई, मतलब कि जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। द सेकेंड वाइफ फेल्ट अशेम्ड एंड बिकेम हर फ्रेंड। और दोस्तों फील अशेम्ड, अशेम्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लज्जित होना, किसी बात में शर्मिंदा होना। और फील की सेकंड फॉर्म में फेल्ट। तो क्या अर्थ हुआ? द सेकंड वाइफ फेल्ट अशेम्ड, दूसरी पत्नी को शर्मिंदगी महसूस हुई या कह सकते हैं लज्जा महसूस हुई, लज्जित वो हुई। एंड बिकेम हर फ्रेंड, और वो उसकी दोस्त बन गई। और दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिए, बिकम मतलब होता है बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दूसरी पत्नी को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो उसकी पत्नी बन गई। और दोस्तों जाहिर सी बात है शर्मिंदगी उसको क्यों महसूस हुई? क्योंकि उसने उसको कुछ ऐसा दिया था जिसे उसे लगा कि इससे उसका नुकसान होगा। लेकिन हुआ कैसा कि वो अपने आप ही ठीक भी हो गई। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि मैं कहानी के मॉरल के बारे में बात करूं तो वैसे यहाँ पर कोई मॉरल मेंशन नहीं है, लेकिन कहानी को पढ़ने से ये चीज़ बात पता लग जाती है, ज्ञात हो जाता है कि जो मॉरल है वो इतना ही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का बुरा करता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही अपने बुरे इरादों में कामयाब हो पाए, क्योंकि जो प्रकृति है वो भी चीज़ों का देखभाल करती है, चीज़ों को देखती है। जैसा यहाँ हमने कहानी के अंदर देखा कि जो दूसरी पत्नी थी उसने पूरी कोशिश की पहली पत्नी को नुकसान पहुँचाने की, लेकिन कुदरती तौर पर वो वैसा नहीं कर सकी। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, और यदि आपने आज कुछ इस वीडियो से सीखा हो कुछ, तो आप कमेंट में आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो प्लीज़ आप उस वर्ड को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।